Hello everyone, welcome back to my channel Edu to Fly. In this video, we are going to study some capital structure theories. So उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। किसी भी बिजनेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए कुछ फंड्स चाहिए होते हैं। अब ये फंड्स वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से एक्वायर कर सकती है और लॉन्ग टर्म सोर्सेज से एक्वायर कर सकती है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज, लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या होते हैं ये हमें ऑलरेडी पता है। अब क्या होता है कि फर्म कुछ होती है जो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म पे ही डिपेंड करती है, कुछ फर्म्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म को ही एक्वायर करती हैं सोर्सेस को, कुछ होती हैं जो कॉम्बिनेशन भी करती है। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि हमने शॉर्ट टर्म फंड जो है अपनी कंपनी में 40% एम्प्लॉय कर रखे हैं एंड लॉन्ग टर्म फंड जो है वो 60% है। सो इस दोनों को मिला के हमारी कंपनी का क्या बनता है, एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ओके, लेकिन अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि हमें यहाँ पे इस चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज आते हैं, दैट इज डेट एंड इक्विटी। सिर्फ यही दोनों चीजों के बारे में हम कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि वैरी करते हैं कॉस्ट में, रिस्क में एंड बेनिफिट्स में। सबकी अलग अलग कॉस्ट, रिस्क एंड बेनिफिट होते हैं। सो कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर थ्योरीज की बात करें तो दो थ्योरीज है बेसिकली, एक है रेलिवेंट थ्योरी, एक है इररेलिवेंट थ्योरी। रेलिवेंट थ्योरी कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट करता है, कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें डेट कितना है, इक्विटी कितना है, उससे हमारी फर्म की जो वैल्यू है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन जो इररेलिवेंट थ्योरी है, नाम से ही पता चल रहा है इररेलिवेंट, तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं, जो थ्योरिस्ट हैं इनके, ये कहते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उससे वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दो हमें रेलिवेंट थ्योरी पढ़नी है, दो इररेलिवेंट थ्योरी पढ़नी है। यहाँ पे रेलिवेंट थ्योरी में सबसे पहले आती है हमारी नेट इनकम अप्रोच। तो इसको हम एक एक वीडियो में कवर करते जाएंगे इन टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेट इनकम अप्रोच, लेकिन उससे भी पहले हम देख लेते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है उनकी कुछ बेसिक assumptions। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी की अपनी एक assumptions है और इन सब की भी अपनी कुछ कुछ assumptions हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की बेसिक assumptions पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का, तो अभी हमने बात की थी कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ दो चीजें होती है, एक होता है डेट और एक होती है इक्विटी। तो सबसे पहली assumption तो इसकी ये हो गई। दूसरी assumption इसकी ये है कि अगर मुझे कुछ इक्विटी एडिशनल इशू करनी है तो उसके लिए जो पैसा आएगा, उससे उससे जो पैसा आएगा उससे मैं क्या रिडीम कर सकती हूँ, अपना डेट रिडीम कर सकती हूँ। ऐसे ही अगर मुझे इशू करना है एडिशनल डेट, तो उससे मैं रीपरचेज कर सकती हूँ अपना इक्विटी को, क्योंकि जो मैं इशू करूंगी एडिशनल डेट उससे मेरे पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो मैं उससे अपना स्टॉक वापस से मार्केट से रीपरचेज कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। सारी अर्निंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, ठीक है, डिविडेंड के तौर पे। इसका मतलब क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 1 है और रिटेंशन तो बिल्कुल नहीं है, रिटेंशन रेशियो बिल्कुल 0 है, क्योंकि सब कुछ मैं डिविडेंड के उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। नेक्स्ट इज द डेट इज एज्यूम टू बी परपीचुअल। डेट को हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं परपीचुअल है, डेट जो है इररिडीमेबल है और कोई एग्जिस्टेंस नहीं है फ्लोटेशन कॉस्ट की। हमें पता है फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट होता है इशू करने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इशू, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द इशुएंस ऑफ द सिक्योरिटी। तो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट को नहीं लिया जाता है, यहाँ पे टैक्सेस को नहीं लिया जाता है और यहाँ पे अर्निंग्स को भी कांस्टेंट लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं अपनी नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच में बेसिकली दो स्टडी करते हैं। पहली assumption ये है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कॉस्ट ऑफ डेट से हाई है। नेक्स्ट assumption इसकी ये है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट दोनों कांस्टेंट रहेंगी, दैट मींस कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी कुछ चेंज आएगा दैट डज नॉट इफेक्ट द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द शेयर होल्डर। फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द शेयर होल्डर वही रहता है। यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें, वी नो दैट कि अगर हम सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वी गेट कंट्रीब्यूशन, राइट। हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट अगर मैं हटा दूं तो मुझे क्या मिलता है, अपना प्रॉफिट, जिसको हम कह सकते हैं अर्निंग्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसके बाद मुझे इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, जिससे मुझे मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें से मैं टैक्स माइनस करती हूँ जिससे मुझे मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमने जैसा कि इसमें बात की है कि इसमें
कोई टैक्स तो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम टैक्सेस तो लेते ही नहीं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में, तो टैक्स नहीं है यहाँ पे कोई, ठीक है। ईबीआईटी का क्या फर्क पड़ता है वैल्यू ऑफ फर्म पे, और क्योंकि ये रेलिवेंट थ्योरी है तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भाई डेट को इंक्रीज डिक्रीज करने से हमारे फर्म की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है या फर्म की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नेट इनकम क्या है, इस अप्रोच का नाम है नेट इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम क्या है, इट इज द इनकम आफ्टर टैक्स बट टैक्स इज नॉट देयर, सो हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो हमें पे करना ही है ना डेट होल्डर्स को। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वही हमारी नेट इनकम है, उसी को ही हम नेट इनकम कंसिडर करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे के ई और के डी दोनों कांस्टेंट है, दिस इज कॉस्ट ऑफ शेयरिंग के ई और ये है के डी, तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो के डी और के ई कांस्टेंट है एंड डब्ल्यू ए सी सी या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल डिक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे ही हम अपना डेट को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे ही हमारा डेट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो नीचे गिरती जा रही है। सो ये थ्योरी दी थी डेविड ड्यूरैंड ने ड्यूरिंग 1952। कैपिटल स्ट्रक्चर इन्होंने कहा था रेलिवेंट है, अगर फर्म डेट को लिवरेज की तरह यूज करता है तो केओ डिक्लाइन करेगा, और जैसे जैसे केओ डिक्लाइन करेगा, देखो कॉस्ट अगर कम होगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी ना, फर्म की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि फर्म को तो कॉस्ट कम पड़ रही है किसी भी चीज की। इट इज बिकॉज की कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाइयर है कॉस्ट ऑफ डेट से, एंड एज डेट रेशियो इंक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि जितना ज्यादा हम डेट फाइनेंसिंग को यूज करते हैं इक्विटी के कंपैरिजन में, तो ये जो है इन्वेस्टर्स के रिस्क परसेप्शन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी कांस्टेंट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल पे, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट अस सपोज देयर आर टू फर्म्स, ओके, हैविंग द सेम फाइनेंशियल रिस्क, सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट दोनों कमा रहे हैं, लेकिन उन दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या बोला, अर्निंग्स दोनों की सेम है, लेकिन एक फर्म जो एक्स वाई जी है उसमें डेट का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है, और जो फर्म एबीसी है उसमें 5 लाख का डेट है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ डेट भी कांस्टेंट है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट है 6%। तो यहाँ से हम मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालना चाहते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे हमें ध्यान देना है, वैल्यू ऑफ फर्म इज वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है कि जो फर्म की वैल्यू आएगी वो किससे बनी होगी, इक्विटी की वैल्यू से एंड डेट की वैल्यू से। तो ये जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है ये कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगी जितनी भी हमारी नेट इनकम है, अगर मैं उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देती हूँ तो वो हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलती है। ऐसे ही जितनी भी हमारी इंटरेस्ट की इनकम है उसको मैं अगर कॉस्ट ऑफ डेट से डिवाइड कर दूं तो हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ डेट। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की है कि अगर मैं WACC की बात करूं या कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करूं, उसका एक और फॉर्मूला है EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों चीजों की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं ABC फर्म की भी और XYZ फर्म की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं ABC फर्म, क्योंकि ABC फर्म में नेट इनकम जो है वो क्या होगी, जो हमारी नेट इनकम है वो किससे बनी होती है, जो भी EBIT होती है, जो भी EBIT है, अगर उसमें से मैं इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दूं तो वो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, इसी को मैं नेट इनकम कंसिडर करती हूँ। तो 2 लाख की हमारी यहाँ पे EBIT थी, 5 लाख का हमारा यहाँ पे डेट था जिसकी कॉस्ट थी 6%, तो 6% इसका हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, डिवाइड करेंगे 10% से जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और हमारे पास ABC फर्म की इक्विटी की कॉस्ट आ जाएगी 17 लाख।
XYZ की वैल्यू की बात करें इफ इक्विटी की, तो यहाँ पे डेट नहीं है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट माइनस नहीं होगा, तो नेट इनकम हमारी EBIT ही रहेगी। इसको अगर हम 0.1 या कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करते हैं तो ये 20 लाख की वैल्यू ऑफ इक्विटी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म क्या है। ABC फर्म के रिलेशन में वैल्यू ऑफ फर्म हमारा होगा वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, जो कि हमारा आएगा 17 लाख प्लस 5 लाख विच इज 22 लाख। लेकिन अगर XYZ कंपनी की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू ऑफ फर्म आ रही है 20 लाख। तो आप देख रहे हैं जितना डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा उतनी ही वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होगी। ABC में डेट ज्यादा था, डेट का इन्होंने यूज किया था, इन्होंने डेट फाइनेंसिंग यूज की थी, तो इनकी कंपनी की जो वैल्यू है, इनकी जो फर्म की वैल्यू है वो ज्यादा है। ठीक है, अगर हम WACC को कंपेयर करते हैं, अगर हम इन दोनों के WACC को कैलकुलेट करते हैं तो एक का WACC आएगा 9.09, एक का आएगा 10%। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जैसे जैसे डेट फाइनेंसिंग बढ़ती है कॉस्ट ऑफ जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस होती है। XYZ में बिल्कुल जीरो डेट था, इसमें डेट का 5 लाख का हिस्सा था, तो 5 लाख कहाँ जीरो और कहाँ 5 लाख, यू नो। जैसे जैसे मैंने डेट फाइनेंसिंग इंक्रीज करी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल जो अर्निंग्स है वो डिक्रीज हो गई। तो इस एग्जाम्पल से आई होप आपको ये नेट इनकम अप्रोच समझ आया होगा। मोस्टली इसका जो ये डायग्राम है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। हमें यहाँ पे क्या करना होता है, नेट इनकम अप्रोच की अजम्पशंस, डायग्राम और इसकी एक्सप्लेनेशन को जरूर लिख के आना होता है, जिससे आपको फुल स्कोर मिल सकता है। और इसका न्यूमेरिकल तो बहुत ही इजी है, आप अपने बुक में से एक दो एग्जाम्पल्स इसको और ट्राई कर सकते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।